हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे क्योंकि ये और टेलीकम्युनिकेशन बिल जो हम अब तो एक्ट बन चुका है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, ये दोनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, प्रीलिम्स में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है और मेंस में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो एक्ट आया है 2023 में, इसने रिप्लेस किसको किया है? तो इसने रिप्लेस किया है एक कॉलोनियल एक्ट को, जिसे हम कहते थे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। और पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस प्रोवाइड करता था, वो काफी बदल चुका है अब। 100 साल में ये काफी चीजें बदल चुका है, इसने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई किया है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ना, इसको ना हम लोग जो पुराना एक्ट था उसके साथ कंपैरिजन में पढ़ेंगे अगर, तो शायद ज्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको इसके लिए कंपैरिजन ही करवा देता हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। नो, प्लीज वन रिक्वेस्ट, डोंट गो ऑन लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, मैं कोशिश ये करूंगा कि आप जब ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो चीजें इतने अच्छे से आपको समझाई जाएं, थोड़ा स्लो चला जाए, ताकि आपको चीजें साथ साथ ही याद हो जाए। इसके बाद बस एक रिवीजन और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जैसा कि मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है हमारा एक्ट ऑफ 1898 की, और अब हमारा है एक्ट ऑफ 2023। तो इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, आखिर फर्क क्या है दोनों में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जो 1898 का एक्ट था, वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि यही जो लेटर वगैरह पोस्ट किए जाएंगे, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। बट अब ये सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्ट बदल चुका है। बट यहां पर आपको समझना होगा कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो था, वो सेंटर के पास था लेटर्स को कन्वे करने का। तो अब जो नया एक्ट आया, उसने ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था, इसको रिमूव कर दिया है। Alright, this has removed the exclusive privilege that central government had on conveying the letter by post. Okay, conveying the letter by post. Clear? So this is the first feature. Second, जो पहले का एक्ट था, वो क्लियरली स्पेसिफाई कर देता था जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये प्रॉपर इस एक्ट के अंडर ही स्पेसिफाई कर दिया गया था कि जो पोस्ट ऑफिस है, वो फलाना फलाना सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे लेटर्स डिलीवर करना, या पोस्ट कार्ड्स डिलीवर करना। ठीक है, पार्सल डिलीवर करना। ठीक है, या फिर मनी ऑर्डर, जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा गांव वगैरह में मनी ऑर्डर आता था। राइट, तो ये स्पेसिफाई एक्ट के अंडर ही कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि एक्ट के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ये प्रिस्क्राइब की जाएगी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल बना देगी, एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी, और वो सर्विस इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर पहले वाले एक्ट के हिसाब से चलते, तो हमें अगर कोई न्यू सर्विस उसमें इंक्लूड करनी है, जैसे पोस्ट ऑफिस एक अपने आप में पेमेंट बैंक भी बन चुका है, राइट, तो वो बैंकिंग वाली सर्विसेज भी ऑफर कर रहा है आपको। तो इस तरह की कोई नई सर्विस इंक्लूड करनी होती थी पहले, तो आपको प्रॉपर पार्लियामेंट में जाकर उस एक्ट को अमेंड करके उसी में इंक्लूड करना पड़ता था इस सर्विस को। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से डिसाइड करके उसमें ऐड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, जब हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह की सर्विस यूज करते हैं, तो हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, राइट। तो पुराने एक्ट में अगर हमें जो भी चार्जेस पे करने, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता था। वो सिली बात है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्या चार्जेस लगेंगे यहाँ पर। ओके, अगर उन चार्जेस को रिवाइज भी करना है, जैसे सपोज कीजिए कि पहले 50 रुपए लग रहा था, उसको बढ़ा के 100 रुपए करना है, तो पार्लियामेंट कर सकता है। ओके, फालतू का कंबरसम प्रोसेस था, राइट। बट अब यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस। आप जो यूपीएससी देते हैं, उसमें भी एक पोस्टल सर्विस आती है।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। ठीक है, और इस डायरेक्टर जनरल के पास अथॉरिटी, इसको अथॉरिटी दी जाएगी कि ये फिक्स करेगा कि किस सर्विस पर कितना चार्ज लिया जाएगा। ओके, तो आपको ये कंपैरिजन में आई होप अभी तक समझ में आया हो। नहीं, फर्स्ट हमने देखा कि सेंटर ने अपना जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था उसको खत्म किया। सेकंड हमने देखा कि जो सर्विसेज स्पेसिफाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ऑफिस, वो स्पेसिफाई की जाती थी एक्ट में ही, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो सेंटर डिसाइड कर सकता है। और थर्ड हमने देखा कि चार्जेस पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल के थ्रू डिसाइड किए जाते थे, अब यहां पर जो डायरेक्टर जनरल बनेंगे नए, वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 चेंजेस। इसके अलावा और भी हैं, अभी सभी को डिटेल में जानेंगे, एंड कोशिश कीजिए कि साथ साथ ही आपको चीजें याद भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब ये 3 मैंने आपको सिंपल बता दिए, अब जो आएंगे ना वो है जिस वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है इस एक्ट का। दैट इज, एक तो आपने इंटरसेप्शन जो कर सकते हो, जैसे आपका कोई पार्सल है, अगर उस पर कोई डाउट है कि यार इसमें कुछ गलत चीज हो सकती है, जैसे सपोज ड्रग्स जा रहे हैं इसमें, ठीक है, या और भी कोई गलत चीज आ रही है, तो इसको इंटरसेप्ट करने का राइट था। पहले पहले वाले एक्ट में इंटरसेप्शन के लिए ग्राउंड मेंशन किए गए थे, ठीक है, जो कि था कि एनी पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ऑलराइट, और ये कैरी किए जा सकते थे बाय सेंटर। सेंटर इनको कर सकता था, या स्टेट इनको कर सकता था, या फिर कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे, वो इसको कर सकता था। ठीक है, बट अब नए वाले एक्ट में क्या किया गया है कि ये जो ग्राउंड्स थे जिस पे इंटरसेप्शन किया जा सकता है, इन ग्राउंड्स को एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपेंशन कर दिया गया है इसका, यानी कि अब ये सिर्फ इमरजेंसी केस पर ही नहीं, ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इस बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन अगर हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी चीज से, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली पब्लिक ऑर्डर, अब ये पब्लिक ऑर्डर बड़ा वेग टर्म है कि कोई भी चीज अगर इधर उधर कोई लेटर भेजा जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए, या फिर कोई पार्सल भेजा जा रहा है, तो पब्लिक के ऑर्डर के नाम पे आप कहोगे हमें डाउट है इस पे, फिर आप उसको इंटरसेप्ट करके चेक करने शुरू कर दोगे। ऑलराइट, उसी तरीके से इमरजेंसी वर्ड यहाँ भी रखा गया है, बट ये इमरजेंसी पहले भी बहुत वेग टर्म था। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करें कि कोई इमरजेंसी है इसलिए इस पार्सल को इंटरसेप्ट किया जा रहा है या इस लेटर को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ओके, उसी तरीके से पब्लिक सेफ्टी, ये बहुत ही वेग टर्म्स है, इनको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है बाय द कंसर्न ऑफिशियल। राइट, नाउ फिफ्थ पॉइंट, अगेन दिस इज a सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कि अगर उनको अगर ऐसा कुछ सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर आपको जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वो एग्जामिन कर सकता है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वो एग्जामिन कर सकता था आपके पोस्टल आर्टिकल को, अगर उसको शक है ऐसा, ठीक है, कि इसमें कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जैसे ड्रग्स टाइप की, यानी कि कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स हो सकते हैं, अगर उसको शक है तो वो इनको चेक कर सकता था। बट अब आपने यहाँ पे क्या किया है नए एक्ट में, कि आपने ये जो एग्जामिन करने की पावर थी, इस एग्जामिनेशन पावर को तो रिमूव कर दिया। ओके, इसको एग्जामिन करने की पावर को रिमूव कर दिया है, और आपने कहा है कि इस पार्सल को, अगर आपको कोई शक है इस पार्सल पे, तो आप सीधे भेज दीजिए इसको कस्टम अथॉरिटी को। सिर्फ शक के आधार पर मेरा पार्सल या मेरा लेटर, ओके, ये भेज दिया जाएगा कस्टम अथॉरिटीज को। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है इसका। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6। पहले जो ऑफिसर्स होते थे उनकी एक लाइबिलिटी बनती थी, अगर मेरा पार्सल गुमता है, ठीक है, सपोज कोई मेरी प्रीशियस चीज आ रही थी उसमें, वो मेरा पार्सल गुमता है या चोरी हो जाता है या डिले हो गया, डैमेज हो गया, तो यहां पर उनको पनिशमेंट होती थी कि सपोज कीजिए कि मेरा पार्सल चोरी हो गया कहीं रास्ते में, ठीक है, तो जो कंसर्न ऑफिशियल्स होते थे उनको 7 साल की सजा का प्रावधान था इसमें। लेकिन अब आपने यहां पर इनकी जो लाइबिलिटी थी उससे पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया इनको।
ओके, अब चाहे लॉस हो जाए या गलत एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, डिले हो जाए, डैमेज हो जाए, इन ऑफिसर्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। क्लियर? सेवंथ एंड लास्ट वन, कि पुराने वाले एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कुरियर सर्विस। और ऑब्वियसली बात है, पहले ये प्राइवेट कुरियर सर्विस चलती भी नहीं थी तो कोई प्रोविजन था भी नहीं। बट अब नए वाले एक्ट में प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को इसके एम्बिट में लाया गया है। ओके, तो ये 7 मेन प्रोविजंस हैं जो पुराने वाले एक्ट को नए वाले एक्ट से अलग करते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, सिर्फ समझ नहीं आए होंगे बल्कि याद हो गए होंगे। ओके, अब हम देखेंगे आगे इसके सिग्निफिकेंस वगैरह। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना इसको, ठीक है? अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं भी बना रहे हो, वैसे भी जरूरत है आप समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये इसकी फीचर्स हमने जान लिए, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में एज इट इज ही पूछे जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं कि आखिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये नया एक्ट लाया गया है। सिग्निफिकेंस, ओके। देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉलोनियल लेगेसी था। क्या हो गया ये? ओके, फर्स्ट थिंग इज इट वाज ए कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बनाया था। ओके, इमरजेंसी में हम इसको चेक कर लेंगे, हम इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ताकि जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी वो लोग इस तरीके से लेटर आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए इजिली। जैसे क्रांतिकारी होते थे जो, खासकर कि हम लोग इस दिन ये करेंगे वो करेंगे या इस तरह से कोई हड़ताल करेंगे, तो इस तरह की चीजें इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल लेगेसी था। उसके बाद बहुत ज्यादा पुराना भी था, आप कह सकते हो कि आउटडेटेड था, क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुराना हो गया था। राइट, अब हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसके बाद नई नई सर्विसेज भी शुरू हो चुकी हैं अब इसमें। ओके, तो पहले तो हमें इस कॉलोनियल लेगेसी से आगे निकलना था। दूसरी बात, कि जो रोल है पोस्टल सर्विसेज का, ये रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये इवॉल्व हो रहा है न्यू न्यू तरीके से। ठीक है, जैसे कि अब आपका हमारा एग्जाम्पल दीजिए इसमें, इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, ये ये शुरू हुआ 2013 के आसपास, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपको एक नई सर्विसेज ऑफर करेगा, बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर करेगा, ठीक है? तो हमें न्यू सर्विसेज को भी इनकॉर्पोरेट करना था, और इसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने क्या स्टैब्लिश किया? हमने स्टैब्लिश किया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पोस्ट सर्विस, ठीक है? और इसको अथॉरिटी दी है ना हमने, इसके पास अथॉरिटी है कि ये इंक्लूड कर सकता है न्यू सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दी है कि वो इंक्लूड कर सकता है न्यू सर्विस, ठीक है? तो हमें प्रॉपर एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले की तरह। पहले हमें प्रॉपर एक्ट को अमेंड करना पड़ता था। ओके, सो वन इज रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इवॉल्व हो रहा है। एक, कि हम लोग कॉलोनियल लेगेसी से मूव ऑन करना चाहते थे। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस दी जाएगी इनको वर्क करने की। हर चीज के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल टाइप की चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो रेट डिसाइड करने पड़ते थे, रेट या सर्विस चार्जेस, वो डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास। राइट, अब ये अथॉरिटी किसके पास आ गई है? सिंपल सेंटर के पास। सॉरी, नॉट सेंटर, बट सेंटर के थ्रू इस डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास, पोस्टल सर्विसेज के, ठीक है? तो ऑटोनॉमी मिलती है उसको, अब वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कुरियर सर्विस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था, कि प्राइवेट कुरियर सर्विस के अगेंस्ट कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा पार्सल या तो गलत एड्रेस पे भेज देते हैं, या फिर ये लोग घर पे भी डिलीवर नहीं करते हैं प्रॉपर। ये कह देते हैं हम इस जगह पर है, आप आके ले जाइए, जबकि उनका काम है कुरियर सर्विस का कि आपको घर तक पहुंचाए। और एक तो उनके खिलाफ जो ग्रीवांसेस होते हैं उनको एड्रेस करने में यहाँ पे हमें बेटर मदद मिलेगी, क्योंकि अब ये प्राइवेट कुरियर सर्विस भी इसके एम्बिट में कवर होंगी। राइट, एंड अल्टीमेटली लास्टली, कि डिजिटल एरा चल रहा है, ठीक है? वी आर इन अ डिजिटल एज, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है कि देयर आर सम चेंजिंग डिमांड्स फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो हमारे जो रोल एंड फंक्शन होने चाहिए इसके पोस्ट ऑफिस के या पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के, वो भी इवॉल्व होने चाहिए विद टाइम।
ओके, वो उसी कलर से दिखा गया। एनीवे, ठीक है, तो ये हमने जान लिया यहाँ पर सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है कंसर्न्स को लेकर। आखिर इनको लेकर कंसर्न क्या है? इंडियन एडिटोरियल एक्सप्रेस में ही मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इसको लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। ओके, देखिए सबसे पहला कंसर्न है देयर इज लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड। ओके, देयर इज लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी उसको हार्म करता है। ठीक है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये उसको वायलेट करता है, क्योंकि पहले जो एक्ट वगैरह थे उनमें एक प्रोसीजर था प्रॉपर कि किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाएगा। उन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी बनती थी, लेकिन अब उनको भी इम्यूनिटी दे दी गई है। राइट, तो ये जो इंटरसेप्शन चीजें हैं ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाती हैं। नेक्स्ट इज, ये जो वर्ड इमरजेंसी यूज हुआ है इसमें, इमरजेंसी, इट इज वेरी वेग। ठीक है, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट यू मीन बाय दिस इमरजेंसी या पब्लिक ऑर्डर या फिर पब्लिक सेफ्टी। ओके, और तो ये एक प्रॉपर रेसिपी है कि यहां पर आर्बिट्री यूसेज हो सकता है पावर का, आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, दिस इज अनदर कंसर्न। ओके, थर्ड कंसर्न थर्ड कंसर्न इज एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। ओके, यहाँ कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है उसके, मेरा पार्सल मिस हो जाए, गलत एड्रेस पे चला जाए या डैमेज हो जाए कुछ भी, तो देयर इज टोटल एग्जाम्पशन टू दीस ऑफिसर्स जिन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया होगा या फिर कस्टम ऑफिसर को भेजा होगा, कस्टम्स को, ठीक है, चेक के लिए कि हमें शक है इस पर। बट अब अगर उनका शक गलत निकलता है तो देयर इज नो लाइबिलिटी। तो मैं अपनी ग्रीवांसेस एड्रेस कैसे करूं? अगर मेरा कोई प्रीशियस आइटम लॉस्ट हो गया तो मैं अपनी ग्रीवांसेस कैसे एड्रेस करूंगा? राइट, सो दिस इज अनदर कंसर्न। जबकि इवन रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पर भी एक लाइबिलिटी बनती है अगर आपका रेलवे में कोई सामान मिस हो जाता है उनकी गलती से, आपकी गलती से नहीं, उनकी गलती से, तो इवन उनको भी एग्री वो करना पड़ता है आपको कंपेंसेट। राइट, नाउ नेक्स्ट इज कि आपने सारे ऑफेंसेस और उनसे रिलेटेड लगने वाली पेनल्टीज इनको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। ठीक है, एक तो आपने ऑफिसर्स को अलाउ कर दिया है कि वो इलीगली ओपन कर सकते हैं मेरा पोस्टल आर्टिकल। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ नहीं निकलता है तो उन पर कोई पेनल्टी है ही नहीं, कि तो देयर इज क्लियर स्कोप फॉर मिसयूज। थर्ड थिंग, जो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी हमने डिस्कस की थी, दैट देयर इज एन लॉ एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, ये एक लॉ है जो कि कहता है, जो क्लियरली डिफाइन करता है दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्री इंटरफेरेंस, नो आर्बिट्री इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन। ठीक, तो और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं विश्व मित्र बनने की, बट हम अपने ही लोगों के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और अनड्यू इंटरफेरेंस कर रहे हैं। राइट, इसके अलावा बस इतने इतने पॉइंट्स काफी हैं आई थिंक। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूं जो भी अलग अलग डायमेंशन है सब पे 4 से 5 पॉइंट्स रेडी रखो, आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे मेंस में। ठीक है, हमने इसके फीचर्स जान लिए 7, हमने इसके 5 सिग्निफिकेंस जान लिए, उसी तरीके से हमने इसके 5 कंसर्न्स जान लिए। तो अब वे फॉरवर्ड में हमें क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड बी दी वे फॉरवर्ड, या इसको कैसे करेक्ट करने की कोशिश की जाए या कैसे एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए? तो से फर्स्ट इज कि पहले तो आपने जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हटाए ना उनको इंक्लूड कीजिए वापस से, कि आप इंटरसेप्ट कीजिए, बट वहां पर एटलीस्ट कोई एक प्रोसीजर तो होना चाहिए जो ऑफिसर फॉलो करे। ओके, तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की जरूरत है यहाँ पर, फर्स्ट थिंग। ओके, यानी कि दैट मीन्स कि इसमें एक ओवरसाइट मैकेनिज्म हो, उस ऑफिसर के ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अगर इस ऑफिसर की वजह से मेरा कुछ लॉस हुआ है तो मैं वहां पर क्लेम कर सकूं। राइट,
या फिर एटलीस्ट जुडिशियल वारंट कुछ हो कि जुडिशियरी, ये लोग इनको शक है, आप होल्ड रख लो, जुडिशियरी से परमिशन लेकर आओ कि हमें इस पार्सल को इंटरसेप्ट करना है या इसको ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पर डाउट है, इसमें ड्रग्स जा सकती है, इस तरह की कुछ चीजें जा सकती है। सेकंड सेफगार्ड होना चाहिए दैट क्लियरली डिफाइन कीजिए ग्राउंड ऑफ इंटरसेप्शन, डिफाइन द ग्राउंड ऑफ इंटरसेप्शन, जिस ग्राउंड्स पर आप इंटरसेप्ट करना चाहते हो। ये वेग वर्डिंग्स मत यूज कीजिए इस तरह की कि इमरजेंसी, ठीक है, या फिर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, नो, दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो ये जो वर्ड है इमरजेंसी, इसको आप क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आप किस केस में, ठीक है, जैसे कोई पार्सल दुबई से आया है, ठीक है, और अभी इंडिया में पाकिस्तान के साथ कोई तनाव चल रहा है सपोज, ठीक है, तो ऐसे केस में एक बार को आप डाउट कर सकते हो कि हमें इस पार्सल को इंटरसेप्ट करना होगा, हमें इसको चेक करना होगा, ठीक है, तो आप प्रॉपर डिफाइन कीजिए कि इमरजेंसी क्या है आपके लिए। ऑलराइट, इसके अलावा इंट्रोड्यूस दैट लायबिलिटी क्लॉज, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी को पावर दे दें कि आप किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो, और अगर आपका शक गलत निकलता है तो कोई लायबिलिटी नहीं है, राइट। तो लायबिलिटी क्लॉज होना चाहिए, बट विदाउट अफेक्टिंग या विदाउट अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ दिस ऑफिसर्स, जो इसको, जिनका काम है सेफ्टी को प्रोवाइड करना, ठीक है। और उसके बाद अगर इनकी तरफ से कुछ गलती होती है, कोई लॉस होता है कस्टमर का, तो देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि इनके मिसकंडक्ट की वजह से भी कुछ चीजें हो जाती हैं, ठीक है, इनके मिसकंडक्ट की वजह से कई कई बार देखिए, सॉरी डोंट माइंड, बट कई बार थेफ्ट ना खुद भी कर लेते हैं, जो चेक कर रहे हैं ना, उनको दिखता है कि यार इसमें तो प्रीशियस आइटम है, दुबई से आया था पार्सल, तो सिक्योरिटी के नाम पे उस पार्सल को खोल लो, उसके बाद फिर उसमें से अगर कोई प्रीशियस चीज है, हीरे, तो निकाल लो, और उसके बाद फिर कह दीजिए कि हमें नहीं पता कहाँ गया, क्या हुआ, ठीक है, थेफ्ट, चोरी हो गया, और आपकी लाइबिलिटी है ही नहीं ऑफिसर की, राइट। तो हमने वे फॉरवर्ड में देख लिया कि हमें क्या चीज करने की जरूरत है, ये चार चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि पब्लिक के साथ कुछ गलत ना हो। सेकंड, हमने कंसर्न्स देख लिए, जो कंसर्न्स इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी थे, बट वो उस दिन आपको समझ में शायद नहीं आए होंगे, क्योंकि उसके पहले हमने ना तो ये एक्ट पढ़ा था, ना ही टेलीकम्युनिकेशन वाला एक्ट पढ़ा था, बट अब हमने दोनों एक्ट पढ़ लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस जान लिए हमने, 5 सिग्निफिकेंस हो गए, पर इतना ही जाना करो यार, ये कोचिंग वालों के चक्कर में ना वो गलती मत करना कि सब कुछ ही रट्टा मार रहे हैं जितना उन्होंने लिख के दिया है, क्योंकि सिर्फ उतना रखो कि आप एग्जाम में अपना 150 से लेकर 250 वर्ड्स का जो आंसर है वो अच्छे से लिख पाओ, और यही डायमेंशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस आपको या तो उसके फीचर्स पूछ लेंगे आपको जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 7 में से 5 भी याद रह जाएं सफिशिएंट है, ठीक है, या आपसे सिग्निफिकेंस पूछ लिए जाएंगे कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी, आपसे कंसर्न्स पूछ लिए जाएंगे उससे रिलेटेड, या फिर उसमें फर्दर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें अगर आपने जान ली हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो दिस वाज ए सेशन ऑन दिस इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, और ये सब आपके करंट अफेयर रिवीजन का भी पार्ट है, तो अब ये सेम चीज मैं आपको प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में नहीं कराऊंगा, ठीक है, वहां पे हमने एक्ट्स वगैरह यहीं पे जान लिए, इससे पहले हमने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट भी जान लिया था पिछले सेशन में, ओके, और उससे पहले हमने वाइल्ड लाइफ में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट, वो भी जान लिया था, और इसी के साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, वो भी मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। तो आपके ये जो मेजर मेजर एक्ट हुए हैं पिछले कुछ साल में, ठीक है, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा मेंस के फॉर्म में। ये इसलिए कवर कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में आपका टाइम बचेगा, तो हम बेटर बाकी की चीजों पे ध्यान दे पाएंगे, जो और अलग अलग न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं, यहाँ पे टाइम बचेगा, और ये जो मेंस में हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपके प्री में तो काम आएगा ही, अल्टीमेटली आपके मेंस के टाइम भी काम आएगा, तो ये सब आपका पहले से पढ़ा होगा, तो प्रीलिम्स के बाद आपको वो डबल से मेहनत नहीं लगेगी। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर सबसे बड़ा फेलियर का कोई रीजन है यूपीएससी में, तो वो है रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज। आप चाहे ईसीएस पाई को फॉलो करें या किसी और को फॉलो करें, बट किसी एक को ही करना, तभी आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाओगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।